हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अलाउएबल वेस्टेज लिमिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अक्सर आप जब साइट पे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल को साइट पर लेके आ रहे हैं और साइट पे जब यूज कर रहे हैं तो जितना आपने परचेज किया है जनरली आप उतना यूज नहीं कर पाते, क्योंकि क्या है कि जो साइट्स पे उससे कुछ वेस्टेज होते हैं। उस वेस्टेज की जो लिमिट्स है वो क्या है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हूँ। अगर आप उस लिमिट्स के अंदर आप अपने वेस्टेज को कंट्रोल कर पाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आपका जो वेस्टेज है अगर उससे बाहर जा रहा है, आप उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना आपका मटेरियल वेस्टेज होगा कहीं ना कहीं वो आपके बजट को भी इंक्रीज करेगा, आपके लॉसेस को इंक्रीज करेगा। तो अगर आपको कुछ सीखना है और आपको इस पर कंट्रोल करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आप यहाँ से अलाउएबल परसेंटेज को समझ सकें और आप जब भी साइट पे अपने मटेरियल को परचेज करके जब भी साइट पे डंप कराएं तो वहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकें। तो चलिए बेसिक आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो रहने वाला है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है, इसमें जो मैंने कंसीडर किया है वो दो तरह का किया है। एक मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एक कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। और भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो ये पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दो टाइप्स पे मैंने डिस्कस किया है, वो है मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एक कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब कि यहाँ मेन कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका टोटल कॉस्टिंग होती है उसमें से मेजर कॉस्टिंग जिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आ रही है वहाँ उसको कहा गया मेन। और कॉमन कहा गया कि जो जनरली हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है उसको कॉमन कहा गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक टेबुलेटेड करके सारा कुछ डिटेल लिख रहा हूँ, तो एक एक करके मैं सब पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला तो है जो डिस्कस आज करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, ठीक है। जो मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल रहने वाला है वो है आपका, सबसे पहला है सीमेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन में जितने मटेरियल यूज होते हैं उसमें एक सीमेंट एक मेजर पार्ट है और आपके प्रोजेक्ट के वैल्यू पे भी ये क्या होता है, मेजर इम्पैक्ट करता है। अगर आपके सीमेंट का जो भी वेस्टेज है, अगर आपके परसेंटेज जो आपको दिया गया अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके लॉसेस, आपके प्रोजेक्ट बजट जो है आपका वो इंक्रीज कर देगा और आपको जो प्रोजेक्ट जिस अमाउंट में होना था वो अमाउंट उस अमाउंट में ना होकर वो काफ़ी एक्सीड कर जाएगा। तो ये आप भी नहीं चाहेंगे और आप एक कॉन्ट्रैक्टर तो भी नहीं चाहेंगे, आप एक क्लाइंट है तो भी नहीं चाहेंगे। तो आप जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो भी क्लाइंट है दोनों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या है कि अगर सीमेंट की बात करें, अगर प्रोजेक्ट वैल्यू अप टू 25 लैक्स है, अगर किसी प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है अगर 25 लैक्स के बियॉन्ड मतलब 25 लाख के नीचे है, अगर उस प्रोजेक्ट की वैल्यू 25 लाख के नीचे है तो उसमें क्या होगा, उसकी जो परमिसिबल लिमिट फॉर रिकॉन्सिलेशन, आप जब भी कोई मटेरियल परचेज करते हैं और जब आप साइट पे उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, जो डिफरेंस आता है वो आपका क्या होता है, वेस्टेज, ठीक है। तो वेस्टेज कैसे पता चलता है कि आपका वेस्टेज कितना हुआ? आप क्या करेंगे, अगर 100 बैग आपने परचेज किया और साइट पे आप देखेंगे कि मेरा 98 बैग ही यूज हुआ है, ठीक है, और आपके पास अब स्टॉक में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 2 बैग का आपका लॉस हुआ है, ठीक है। तो आप ये क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं रिकंसिलेशन। तो आप जब रिकंसिलेशन में देखेंगे तो आपको 3% का क्या होना चाहिए, अलाउबल है कि आपको 3% अगर आपका लॉस हो रहा है या 3% आप कम यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर 100 बैग है, अगर 100 बैग में आप 97 बैग यूज कर पा रहे हैं तब आप इस लिमिट के अंदर हैं। अगर आप इससे ज़्यादा या 96 या 94, ठीक है, कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये 4% 6% के अराउंड चला गया, तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका जो वेस्टेज है वो उसको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर रिकंसाइल कर रहे हैं, जब भी आप रिकंसाइल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो होना चाहिए परसेंटेज वो 3% से अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, रेट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप टेंडरिंग कर रहे हैं या कुछ भी तरह का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर क्या है कि आपको एक रेट एनालिसिस देखना है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कितने कॉस्टिंग आने वाली है, तो उसमें जो कंसीडर होता है वहाँ भी क्या होता है, 3% का आपको वेस्टेज कंसीडर होता है। और ये कहाँ पर दिया गया है, एज पर CPWD GCC, ठीक है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, ठीक है, इसमें ये मेंशन है। अगर आप देखिए दूसरा जो है पार्ट, अगर अभी तो मैंने बताया था आपको 25 लाख के जो नीचे का प्रोजेक्ट है उसके लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट 25 लाख से ऊपर का है, ठीक है, तो आपका कितना होना चाहिए रिकंसिलेशन में, 2%, और आपका कॉस्ट एनालिसिस में भी क्या होना चाहिए, 2%, ठीक है, 2% के अंदर होना चाहिए। अगर 25 लाख जितना भी प्रोजेक्ट आपका ऊपर जाता जा रहा है, तो 25 लाख से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर 2% होना चाहिए। अगर 25 लाख से नीचे का है तो यहाँ पर 3% होना चाहिए। फिर देखिए जो नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल आता है मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो होता है रेनफोर्समेंट स्टील। जब भी आप साइट पे स्टील मंगाते हैं तो वो एज ए कॉस्टली मटेरियल होता है आपके साइट के लिए। तो अगर उस पर बात किया जाए तो उसमें अगर जो परमिसिबल लिमिट दिया गया रिकंसिलेशन में वो दिया गया 2%।
अगर आपको रिकंसाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने जो भी अगर 100 केजी का आपने क्या किया है, स्टील मंगवाया है, ठीक है, साइट पे, तो इसमें 98 केजी आपका क्या होना चाहिए, यूज हो जाना चाहिए। यूज मतलब क्या, बिलिंग पर्पस आपके बिलिंग में 98 केजी चला जाना चाहिए, 2 केजी ही आपका क्या होना चाहिए, स्क्रैप होना चाहिए या आपको वेस्टेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जब आप कॉस्टिंग कर रहे हैं या रेट एनालिसिस कर रहे हैं, जब भी आप स्टील बाइंडिंग का, स्टील का किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं या किसी टेंडर के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप कंसिडर करेंगे वो करेंगे 5%, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, एज पर CPWD का GCC में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें कि कॉस्टिंग रहती है, जो मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो है बिटुमेन फॉर रोड वर्क्स, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो अगर रिकंसाइल करने में देखें तो रिकंसाइल करने के टाइम आपको 2.5% का रखना है, ठीक है, वेस्टेज लिमिट। और अगर कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ भी आपको क्या रखना है, 2.5%, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि रिकंसाइल और कॉस्ट एनालिसिस क्या है। रिकंसाइल बेसिकली ये है कि आपने जितना परचेज किया और आपकी कितनी बिलिंग हो रही है, ठीक है, आपने कितना यूज किया, जितना यूज किया उतना आप बिल करेंगे, जितना आपने यूज किया या जितना आपने बिल किया और जो आपने परचेज किया उसके बीच में जो डिफरेंस आ रही है वो आपकी कहलाता है रिकंसिलिएशन में। कॉस्टिंग और रेट एनालिसिस में क्या होता है कि जब भी आप कोई टेंडरिंग कर रहे हैं या जब भी आप कोई किसी के बजट निकाल रहे हैं कि हमें ये बजट निकालना, उस समय आप क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आपको जो ध्यान रखेंगे वो आपकी होती है फॉर कॉस्टिंग और रेट एनालिसिस, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो है आपका MS स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, PEB और हैवी वर्क्स। PEB हो गया प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, ठीक है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो आपके यहाँ हमारे यहाँ जो आपके साइट पे स्टील स्ट्रक्चर का आता है, चाहे वो चैनल हो, ठीक है, चाहे चैनल हो या फिर आपका I सेक्शन हो, ठीक है, H सेक्शन हो, स्क्वायर बार हो, ठीक है, जो भी मटेरियल आपका आ रहा है, ठीक है, वो भी एक मेजर पार्ट होता है जो कि आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है। तो अगर वहाँ पर आप देखेंगे कि तो उसका जो यूनिट होता है वो केजी पे आता है हमारे साइड पे, और जो उसमें जो परमिसिबल लिमिट होता है रिकंसिलिएशन के टाइम तो वो 2% का होना चाहिए, ठीक है। और अगर कॉस्ट एनालिसिस में देखें तो वहाँ भी 2% का होना चाहिए, 2% से ज़्यादा वहाँ पर नहीं होना चाहिए आपका वेस्टेज। देखिए जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप देखेंगे जो लिस्ट आउट यहाँ पर किया हूँ वो देखेंगे कि हर एक जगह पे ये यूज होता है और इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो उतनी मेजर नहीं होती है, ठीक है। और इसे हैंडल करना भी उतना ईजी नहीं होता है जितना कि आपका मेजर जितने भी आपके मटेरियल है उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉस्ट में इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए जो पहला मटेरियल है आपका कॉमन कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल में जो आपके साइड पे आता है वो आता है कोर्स और फाइन सैंड, ठीक है। फाइन सैंड जो आपकी रिवर सैंड है, ठीक है, जो प्लास्टर के लिए या कॉन्क्रीटिंग के लिए जो आती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर में आती है और उसका जो परमिसिबल लिमिट होना चाहिए रिकंसिलिएशन के लिए वो होना चाहिए 5%। अगर आपके साइड पे कोई मान लीजिए कि 100 क्यूबिक मीटर आपका कोई रिवर सैंड आ रहा है, अगर आप 95 यूज कर पा रहे हैं तो क्या है कि आप विद इन द लिमिट है, आप कंट्रोल कर चुके हैं अपने वेस्टेज को। अगर इससे कहीं ज़्यादा आ रहा है तो आपको वहाँ पर कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूँ कोर्स एग्रीगेट की जो कि आपका कंक्रीट में यूज होता है 10 mm का हो या 20 mm का, ये भी कि आपके साइड पे क्यूबिक मीटर में अवेलेबल होता है और इसकी भी जो लिमिट होनी चाहिए वेस्टेज की वो 5% से विद इन होनी चाहिए, 5% के अंदर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ फ्लाई एश की तो फ्लाई एश जो हमारी साइड पे अवेलेबल होता है अगर वो भी क्या होता है क्यूबिक मीटर में अवेलेबल होता है और उसकी जो आपकी लिमिट होनी चाहिए जो भी आपका वेस्टेज का वो होना चाहिए 2%, ये 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्क्रीट की बात करें जो भी आप कॉन्क्रीट मिक्स करते हैं चाहे वो PCC हो या RCC हो, वो भी क्या होता है आपका क्यूबिक मीटर में मिक्स होता है और उसकी जो परमिसिबल लिमिट होती है रिकंसिलिएशन के टाइम में वो 1 से 2% के विद इन होना चाहिए, ठीक है, 1 से 2% के बीच में होना चाहिए। बाइंडिंग वायर जब भी आप कोई स्टील साइड पे यूज कर रहे हैं तो एक दूसरे को एक एरिया में एक लोकेशन पे इसको प्लेस करने के लिए क्या करते हैं आप यहाँ बाइंडिंग वायर से क्या करते हैं इसको टाई करते हैं। तो ये क्या होता है आपके केजी में अवेलेबल होता है, साइड पे आप केजी में परचेज करते हैं, केजी में लेके आते हैं और इसकी जो वेस्टेज लिमिट होनी चाहिए वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर शटरिंग प्लाई की बात करें, ठीक है, या MS प्लेट की बात करें तो ये किस में अवेलेबल होता है आपका स्क्वायर मीटर में और इसका जो आपका वेस्टेज लिमिट होना चाहिए वो 5% से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट मटेरियल है आपका वो है वुडन बैटन्स एंड प्लैंक्स। जो भी आपके वुडन बैटन्स होते हैं, ठीक है, आपके जो शटरिंग में यूज होते हैं ना उसमें वुडन बैटन या प्लैंक्स जो भी यूज होते हैं या तो वो CFT में होते हैं या क्यूबिक मीटर में होते हैं, तो इसका जो आपको वेस्टेज लिमिट होना चाहिए वो 5% होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 100 परचेज करके आ रहे हैं तो जब आप उसको शटरिंग का मटेरियल बनाएंगे जब भी साइड पे यूज करेंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ वेस्टेज होगा, कुछ टूट जाएगा, कुछ आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, कुछ डैमेज हो जाएगा, तो जो बचना चाहिए वो 95 तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आप उसको अपने तभी आप समझ सकते हैं कि आप उसको साइड पे कंट्रोल वे में यूज कर पा रहे हैं। अगर देखिए अगर शटरिंग प्लाई फॉर सर्कुलर कॉलम आर्च वेल, अगर सर्कुलर कोई कॉलम है या आर्च है या वेल है अगर आप वहाँ पर यूज कर रहे हैं तो वो क्या होता है स्क्वायर मीटर में और वहाँ पर जो वेस्टेज की चांसेस होते हैं वो 20% होता है। क्यों होता है आप देखेंगे यहाँ पर शटरिंग प्लाई का क्या है 5% और यहाँ पर 20% है। वो क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है जनरली जब आप कोई रेक्टेंगुलर
ठीक है। रेक्टेंगुलर आप कोई शटरिंग यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो साइज होता है या तो साइज छोटा होगा या तो साइज बड़ा होगा। तो जब आप दूसरी साइड पे जब दूसरी जगह पे इसको यूज करने जाएंगे या तो आप इसको ऐड एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, ये रीयूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका क्या होता है, जो सर्कुलर कॉलम होता है, आर्चेज होते हैं, उसमें क्या होता है, आपको प्लाई को कट करके जो उसमें ग्रुप्स बनाकर, ठीक है, उसको सर्कुलर बनाना पड़ता है। ये आर्चेज में करने के लिए बेंड करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, ग्रुप बनाने पड़ते हैं। ये ग्रुप्स क्या होता है, वहीं पर यूज होता है, उसके बाद वो यूज नहीं हो पाता है, तो वो एक तरह से वेस्टेज में चला जाता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो वेस्टेज होना चाहिए 20% तक रखा गया है, ठीक है। इसके फोल्डिंग मटेरियल की बात करें फॉर स्लैब शटरिंग के लिए जो भी इसके फोल्डिंग मटेरियल, चाहे वो बम्बू यूज करते हैं, चाहे वो प्लैंक यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका पाइप यूज कर रहे हैं, आयरन पाइप, ठीक है। तो उस केस में अगर देखें तो 2 to 3% क्या होना चाहिए, उसकी परमिसिबल लिमिट है। और ये साइट पे किस यूनिट में अवेलेबल होता है, केजी में। अगर एंटी टर्माइट की बात करें, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो करते हैं वो लीटर में अवेलेबल होता है, और उसका जो आपका वेस्टेज लिमिट होना चाहिए वो 2% होना चाहिए। अगर आप 100 लीटर साइट पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका 98 लीटर क्या हो, यूज हो सके, ठीक है। तो आपको 2% का अलाउबल वेस्टेज लिमिट दिया गया फॉर द रिकंसिलेशन, ठीक है। और भी कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि जिसके कि वेस्टेज लिमिट के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो अभी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करने वाला हूँ उसको भी जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।